नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज की कहानी है दूध और दवा, जिसके लेखक हैं श्री मार्कंडेय जी। तो आइए सुनते हैं। बात बहुत छोटी सी है, नाजुक और लचीली, पर मौका पाते ही सिर तान लेती है। कोई काम शुरू करने, सोने या पल भर को आराम से पहले लगता है कि कुछ देर इस प्यारी बात के साथ रहना कितना अच्छा है। वैसे मुझे काम करना, करते रहना और करते करते उसी में खो जाना प्रिय है। इसी की बात भी मैं लोगों से करता हूं और दूसरों से यही चाहता भी हूं। पर ये सब तो तभी होता है जब मेरे चारों ओर लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों में मेरी बीवी बच्चे शामिल नहीं हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी भीड़ में खड़ा हूं और असह्य ध्वनियां मेरे कानों के पर्दे को छेदने लगती हैं। मैं भागकर अपने कमरे में घुस जाना चाहता हूं, पर उसकी बड़ी बड़ी आंसुओं में डूबी हुई आंखें, मैं क्या करूं इनका। देखते हो, अब मुन्नी भी दूध के लिए जिद करती है। ऐसा नहीं कि बात मेरे मन में गहरे तक नहीं उतरती। मैं तो मुन्नी को स्कूल जाने के लिए एक छोटी मोटर खरीदना चाहता हूं। हल्के गुलाबी रंग के फ्रॉक में लड़खड़ाती दौड़ती मुन्नी को देखने की मेरी कैसे विचित्र लालसा है, जो कि कभी पूरी होती ही नहीं दिखाई देती। सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही वो जोर जोर से चीखने लगती है। जब उसकी मांडे से सूजी आंखें और भी सूजी होती हैं। कई बार मन में डॉक्टर की बात उठती है। डर लगता है कि कहीं मुन्नी की मां की पतली लंबी कश्ती सी आंखों का पुराना छेद फिर ना आ जाए। कहीं मुन्नी की मां की पतली लंबी कश्ती सी आंखों का पुराना छेद फिर न खुल जाए और सवेरे सवेरे डूबने उतराने की मर्मांतक पीड़ा में मुझे लिखना पढ़ना छोड़कर सड़क का चक्कर काटना पड़े। मैं चुपचाप एक निश्चय करके कमरे में चला जाता हूं। पहले डॉक्टर का इंतजाम करके ही उससे चर्चा करूंगा, पर फिर वही नन्ही सी बात, तुम्हें खोजने लगता हूं। तुम जो इस कड़ी जमीन की चुभन से पल भर को उठाकर मुझे एक सुनहले झिलमिलाते लोक में लेकर चली जाती हो, खींच ले जाती हो। तुम्हारे सीने के बीच मुलायम उजले देह भाग में मुंह डालकर पल भर को सांस लेना कितना अच्छा लगता है मुझे। शायद तुम्हें याद होगा, बात मकड़ी के जाले की तरह तनने लगती है, लेकिन घंटों और घंटों आंखें बंद रखने पर भी शिकार कोई नहीं फंसता। और मैं बीवियों और मजदूरों के बारे में सोचने लगता हूं। आखिर इन दोनों को हरदम शिकायतें क्यों रहती है? क्यों इन दोनों के सीने में खारे पानी का इतना विशाल समुद्र फफाया रहता है? मृत्यु की आखिरी कराह की तरह इस समुद्र की लहरें चीखती हैं, पर किसी खोखले श्राप की तरह मिथ्या बनकर बिखर जाती हैं। मैं इन विनाशकारी लहरों को दुनिया को निगल जाते देखने के लिए व्याकुल उठता हूं, पर हल्की सी मुस्कुराहट या वो भी नहीं तो बस मुलायम कलाइयों की पकड़ और उस समय कुछ भी और न सुनने की बात। जाने भी तो, कमर के नीचे नंगी खुली मैं इस असामयिक मृत्यु से बचना चाहता हूं, पर कोई चारा नहीं। मुन्नी की मां के जीने का यही सहारा है और मेरे पास उन मृत्यु की घाटियों के सूनेपन को दूर करने का यही उपाय। वो विश्वास नहीं करते, पर मैं सच कहता हूं कि मुझे इतना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं समझ नहीं पाता कि स्त्रियां और मजदूर मालिकों को क्यों उड़े हुए हैं। महज इतनी सी बात के लिए, या मुन्नी की आंखों के मांडे की दवा, या उसके दूध के लिए? ये प्रश्न उसके साथ नहीं उठते क्या आखिर? क्या उसे बच्चे नहीं हो सकते, या फिर वे दूध पीने वाले बच्चे नहीं होंगे? धीरे धीरे ये क्यों धुंधलाता है? पानी, सिर्फ एक बूंद। शाही जाने कैसे फैलकर एक झील भूरी आंखों की तरह, वो भी सतही, उथली, अछूता। कच्चा नुकीला फूल, आसमान में उड़ने वाली लड़दती पतंग की लंबी पूंछ, किसी बंगले के फटे पुराने पर्दे, मुल्क में बदअमनी और भूख। वे मित्र जिन्हें नौकरी के लिए पत्र लिखे हैं, जो चाहे तो भी मैं उन्हीं की तरह का लगूं, बेएतबार और ऊंचे दर्जे का नौकरी देने वाला मुलाजिम। लेकिन वे नौकरी से चिढ़ती है। तुम नौकरी करोगे, फिर तो मोटर, बंगले और सुख की अनेक कोटियां हैं। मेरे लिए जगह कहां होगी? मैं गरीब बाप की बेटी हूं। अजीब बात है, तुम भूख में जी सकती हो,
लेकिन वो तो कहती है कि उसके सीने में एक भयंकर ज्वालामुखी दबा पड़ा है जो कभी भी नहीं भड़केगा। मुन्नी की माँ ये भी जानती है, पर क्यों नहीं भड़केगा? क्यों उसके लावा से मेरा घर आंगन नहीं पट जाएगा? इसीलिए ना कि मैं लिखूंगा और लिखने के पैसे मिलेंगे और पैसे उसे ठंडा करते रहेंगे। वो यही तो कहती है कि पैसा दिल को ठंडा और शरीर को गर्म रखने की अद्भुत दवा है। गरीब दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। गरीब लड़की की मोहब्बत दुनिया की सबसे पवित्र निधि। खैर, मुन्नी जब जन्मी थी तो उसके लिए मैंने एक झूला खरीदा था। बहुत सारे कपड़े बने थे और उसे दूध में ग्लूकोज और शहद दी जाती थी। फ्रेंच सीखोगी मेरी बेटी? मैं चाहता हूं कि वो पेंटर बने। सिर्फ 30 रुपए तो लगते हैं उसके दूध के। 30 में ऐसा क्या रखा है? साल ही भर बाद रनकू आया तो कितना उत्साह था। कोई बात नहीं, दोनों के लिए एक गाड़ी होगी, दोनों कॉन्वेंट जाएंगे। लेकिन ये क्या फिजूल की बातें हैं, बुआर छोर की। मैं झटके से उठ बैठता हूं और लिखने की कॉपी के मसौदे कई बार उलट पुलट कर देखने लगता हूं। कई अच्छी चीजें लिखे बिना पड़ी रह गई हैं, पर इसी समय उन्हें उठाया तो नहीं जा सकता। मामूली स्तर पर बात बनाने से मुझे चिढ़ है, लेकिन सहसा मुझे मकड़ी के नन्हे तार की स्मृति फिर हो आती है और मैं बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा होता हूं। कहीं जाला फिर न तनने लगे। मुन्नी की मां ऐसे ही समय आ जाती है। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? एक तेज झनक दिमाग में बज उठती है, पर मैं उस पर तुरंत हाथ रख देता हूं। कोई कड़वी सी चीज निगलता हूं और कहता हूं, हां, कोई काम है क्या? नहीं तो ऐसे ही पूछ लिया। अभी तो धूप बहुत तेज है, कुछ रुक कर जाओ। और वो कह ही क्या सकती है, थकी भी तो है बेहद। रनकू ने सारी दोपहर परेशान किया है। चौका बर्तन, सामान की संभाल सहेज, कपड़ों की रफाई, अभी तो उसे पिलाकर सुलाया है। ब्लाउज के बटन खुले ही हैं। मुन्नी भी सो रही है क्या? नहीं, सब जग रहे हैं। वो उगती हुई हंसी को दबाती है। चेहरे पर खून की पतली सी झलक होती है और फिर क्षण ही भर में सूख कर धीरे धीरे गाढ़ी होने लगती है। वो दरवाजा छोड़कर कमर में आती है। आज मुन्नी की आंखों में बहुत दर्द है, चेहरा सुर्ख हो गया है। अभी अभी तो सिर में तेल डालकर बहुत देर तक सहलाती रही हूं, तब जाकर तो सोई है। वो चारपाई पर बैठ जाती है। मैं पास आकर कहता हूं, ब्लाउज के बटन तो ठीक कर लो, तुम्हें अब ठीक ढंग से बॉडी पहननी चाहिए। वो बटन बंद करते करते बोलने लगती है, अब इसके सुख की कल्पना मेरे पास नहीं है, नहीं तुम्हारे मन में है, और अगर है तो होनी नहीं चाहिए। उसका बदन गर्म होने लगता है। मेरे सीने में एक बंद ज्वालामुखी है जो कभी नहीं भड़केगा। ये मैं जानती हूं। ऐसी ही बातचीत के धरातल पर वो ज्वालामुखी तक पहुंचती है और मुझे ऐसी ही मंत्र सी बातचीत से डर लगता है। मैं ईंधन नहीं डालता और वो उठ खड़ी होती है, कहीं जैसे कोई दर्द रेंग गया हो। मैं चाहता हूं जाते जाते उससे कुछ कह कर जाऊं, पर ऐसे समय कुछ कहने का मतलब है, कुछ सुनने की संभावना। शायद जिस तरह उसे मालूम है कि मैं कहां जाता हूं, उसी तरह मुझे भी मालूम है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, पर जा रहा हूं ये ठीक है। मेरे घर के सामने एक चौड़ा नाला है और उसके परे कटीली झाड़ी का एक बड़ा सा गुंबद। मैंने कभी इसमें एक खरगोश के जोड़े को घुसते देखा था। वैसे मैं पल भर की पिछली बात को भूल जाता हूं, पर उसे आज भी नहीं भूला। घर से निकलता हूं तो पल भर रुककर उधर जरूर देख लेता हूं। स्कूल से लड़कियों को ढोने वाली गाड़ियां बोलती हैं। तीर की तरह सड़क को चीरती हुई कोई चिड़िया उड़ जाती है, पर वो खरगोश का जोड़ा। मुन्नी अब तक उठकर मुझे जरूर ढूंढ गई होगी और फिर अपने कमरे में जाकर लौटी होगी। मेरी मेज की गर्द भरी सतह पर अपने हाथ की थाप बनाने के लिए या तो कुर्सी पर चढ़ गई होगी या फिर लुढ़क कर गिरी होगी। उसकी माँ कुर्सी को 2 चपत मारकर उसे चुप कराने के बाद समझा रही होगी कि आखिर उसे इस मेज पर रोज अपने हाथ के निशान छोड़ने से मिलता क्या है। पापा से कैसे कहूंगी कि मैं तुम्हें खोजती थी, ये रोज कहती है और मैं रोज झुठला देता हूं, लेकिन वो मानती नहीं। मेरी उंगली पकड़कर मेज के पास तक खींच ले जाती है। मेरी आंखों में धुंधलके की एक परत सी छा जाती है। उसकी मां कहती है, खिड़की कितनी ही बंद रखो, गर्द आकर ही मानती है।
और मैं देखता हूं कि मुन्नी की हथेली की थाप बढ़ती ही जा रही है। कभी कभी इन थापों की रेखाओं में मनुष्यता का पूरा भविष्य पढ़ा गया है, और कभी आग की बेतरतीब लहरें किसी अनहोने से वस्तु सत्य के वीरान अंधेरे से दौड़ दौड़ कर मेरे सीने से सटती चली आती हैं। चौकड़ी भरते हिरणों की लंबी कतारें और पीछे लोलुप अंधा दुष्यंत। मैं खुद अपने आगे खड़ा हूं, मान्यताओं की सलीब पर टंगा हुआ, लहूलुहान। पत्थर का एक बहुत बड़ा ढेर है और लोग आंखें मूंद कर पत्थर मारते हैं। लोग फूल चढ़ा रहे हैं मान्यताओं पर। आदमी को बार बार की नोची छिछड़ी को दांतों से नोच नोच कर फेंक रहे हैं। लोग नंगी औरत के कोमल शरीर को खुरदरे जूट के रस्सों में जकड़ कर बांध रहे हैं, सिर्फ एक लाचारी का आरोप। आदमी नहीं, टूटा हुआ पुराना खंडहर। आखिर क्यों? फिर भी मैं शिकायतों के बारे में सोचता हूं, पर बीवी और मजदूरों की नहीं, अपनी ही। तुम रुक कर कुछ पूछ नहीं सकती थी? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि मैं इतनी तेज धूप में कितनी दूर चलकर आया हूं? तुम्हें पता है हम कितने दिन पर एक दूसरे को देख रहे हैं? शायद तुम इसलिए नहीं रुक सकी कि तुम्हारे साथ तुम्हारी सखी थी, और उस पर तुम ये जाहिर होने देना चाहती थी कि तुम मुझे जानती हो। गोल गोल चक्कर खाकर सूखी पत्तियों के पर लग गए हैं। इनके साथ उस कोने की धूल भी है जहां पार्क में बच्चों के खेलने ने घास को उड़ा दिया है। मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। चारों ओर कब्रिस्तान है। सड़क के नीचे और ऊपर की हवा तक में बातों के टूटे फूटे अस्थि पंजर उभर आए हैं। मैं सिर्फ चुभन, टीस और प्रताड़ना को चुन चुन कर अपने तरकश में भरता जाता हूं। एक विकलांग विक्षिप्त योद्धा की तरह मैं पसीने और गर्द से लथपथ हो रहा हूं। हवा एकदम चुपचाप खड़ी है। मौलसरी की पत्तियां दम साधे हैं। यूक्लिप्टिस की लंबी शाखें मर गई हैं और बच्चों के पार्क की बेघास की उजली जमीन घिसी हुई निर्जीव हड्डी की तरह चमक रही है। मैं चाहता हूं कि हवा फिर गोल गोल चक्कर खाकर ऊपर उठे और फिर वही साल भर पुराना सब कुछ आज हट जाए। मौलसरी की पत्तियों, यूक्लिप्टिस की डालों, पार्क की जमीन और मेरे साथ। मैं थक कर टूक टूक हो रहा हूं। पल भर कहीं बैठना चाहता हूं और कुछ देर के लिए सब बाहर का ही देखना चाहता हूं, जैसे कोई मकान का दरवाजा लगाकर बरामदे में आ जाए। लेकिन अब बहुत देर हो गई है। लौटने में काफी समय लगेगा। लगता है कि वो घर से निकल नहीं पाई। क्यों नहीं निकल पाई? उसे निकलना चाहिए था। उसे लोहे की जूतियां पहनकर कांटों को कुचलते हुए आना चाहिए था। लेकिन वो कहती है कि मैं खून से लथपथ होना चाहती हूं। मैं उन सारे दागों को अपने शरीर पर मुखर रखना चाहती हूं। मैं सारे घावों की मवाद और गंदगी को लोगों को दिखाना चाहती हूं कि देखो, सत्य यह है। तुम्हारी सच्चाइयों की तस्वीर है ये। तुमने घर को इसलिए स्वर्ग बना रखा है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी कमाई खाती है और एक खरीदे हुए दास से भी बदतर ढंग से तुम्हारी सेवा करती है। तुम्हें अगर यह पता लग जाए कि वो तुम्हें नहीं किसी और को चाहती है तो तुम हवा में नजर आते हो, क्योंकि तुम्हें अपने से ज्यादा अपने पैसों पर भरोसा है। यही एक पुरानी टकोरी है तुम्हारे पास। एक नन्हा सा ऑक्सीजन बैलून हवा में उड़ता चला जाता है। उसमें तुम बैठी हो। गर्दन दर्द करने लगती है देखते देखते, लेकिन तुम किसी मायाविनी की तरह पीछे से हंसती हुई गोद में बैठ जाती हो। मुझे प्यार करो, मेरे जाने का समय हो गया। मैं चाहती हूं इसकी याद बनी रह जाए। पर मुन्नी का बैलून तो मेरे कमरे की निचली ही छत पर अटका रह जाता है। वो पैर पटकने लगती है। आबा उठा लो उसे। देखो ये छत चला रही है मेरा गुब्बाला। तुम्हें ने छिकाया है? मैं कैसे पहुंचूं इतनी ऊंचाई तक? अच्छा, मुझे कंधे पर उठाओ। फिर भी तो नहीं पहुंचोगी, तो कुल्ची पर खड़े हो जाओ। उसकी मां बिगड़ती हुई आती है। ये क्या तमाशा है? अभी तो सिर्फ आंख ही गई है, तब हाथ पांव भी तोड़ाकर बैठोगी। मैं चुपचाप खड़ा हूं और वो मुन्नी के उतरने का इंतजार करती है, लेकिन ये तो ऑक्सीजन ही निकल गई गुब्बारे से। मुन्नी, ओ मुन्नी, अरे अब उसे जाने भी दो। और हां, कल रात कुछ लिख रहे थे ना, वे कागज कहां गए? मुन्नी की दवा और दूध। चुपके से मन में कुछ कांपता है।
मैं ऐसी ही नन्ही नन्ही बातों को लेकर परेशान होता हूं। उसका स्वर कानों में बज उठता है। आखिर इसमें क्या ऐसा रखा है जो तुम्हें विचलित कर देता है? मैं रुकी नहीं, कुछ कहा नहीं तो क्या आसमान फट पड़ा? मैं पूछती हूं कि मुन्नी के दूध और दवाइयों का क्या हुआ? तुम कुछ लिख कर देने वाले थे ना? और इतने ही समय में यह कुछ धीमी सी हो गई है। मैं चुप जो रह गया। क्या सोच रहे हो? मैंने तो समझा कि कोई कहानी लिख रहे थे। आज किसी को देकर कुछ रुपए लाते तो अच्छा था। कल सिर्फ 2 रुपए का सामान मंगाया था, वो तो आज भर और चलेगा बस। इस नन्हे से अवसर से संभल गया हूं, इसलिए बात बनने में देर नहीं लगती। वो तो पत्र था, तुम्हें गोदावरी ने लिखा था ना कि किताबें भिजवा दो। वही प्रकाशक को लिखा कि उसे भेज दे। अरे रुको, देखो वो क्या है। कहां? रुको तो। अरे ये तो वही तिल है। उंगलियां कांप उठती हैं। चेहरे पर चुनचुनाहट की तरह कुछ बहुत नन्हा नन्हा उगाता है। एक अजीब सी खुशी की लहर। हटो भी, खिड़की खुली है। मेरे सीने में एक ज्वालामुखी है जो कभी नहीं भड़केगा, ये मैं जानती हूं। मैं समझ नहीं पाता कि स्त्रियां और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं। मैं जितनी सी बात के लिए, या फिर मुन्नी की आंखों के मांडे की दवा, या फिर उसके दूध के लिए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, दूध और दवा, जिसे लिखा है मार्कंडेय जी ने। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक दूसरे उपन्यास के साथ। बहुत ही छोटा उपन्यास है, बिल्लेसुर बकरिया के साथ। अगली कहानी में मिलेंगे बिल्लेसुर बकरिया के पहले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।